नमस्कार मित्रों, वंदे मातरम। आज एक और विषय लेकर आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। विषय है पर्यावरण का। अभी 2-3 दिन पहले ही हमने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया और संपूर्ण विश्व में ये मनाया जाता है। और 5 जून 1974 को स्वीडन स्टॉकहोम में इसकी शुरुआत हुई, यानी कि पिछले 47 वर्षों से हम ये विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। लेकिन दिनों दिन पर्यावरण का ह्रास होता जा रहा है, पर्यावरण की क्षति होती जा रही है। इन 47 वर्षों में भी पर्यावरण में हम अपेक्षित सुधार नहीं कर पाए, और जैसा कि प्रतिवर्ष इस पर्यावरण दिवस के लिए कोई ना कोई थीम रखी जाती है, इस वर्ष भी एक थीम रखी गई थी और वो थीम थी पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, यानी कि रेस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम। तो यहाँ उस रेस्टोरेशन से संबंधित ही बात मैं करूँगा। और हम आसपास तो अपने देखते ही हैं पर्यावरण की क्या स्थिति है, लेकिन मैं जिस स्थान पर निवास करता हूँ, सवाई माधोपुर, उसके संदर्भ में यदि मैं बात करूँ तो यहाँ किसी समय बहुत ही घने वन थे। चारों तरफ घने वनों से ये आच्छादित था, और अभी भी हैं वन, लेकिन उस रूप में नहीं है, उतने घने नहीं। और किसी समय में इसको राजस्थान का चेरापूंजी कहा जाता था, सवाई माधोपुर को, क्योंकि पूरे राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा यहीं होती थी। अब तो हालांकि चेरापूंजी में भी उतनी वर्षा नहीं होती, लेकिन दिनों दिन वर्षा का स्तर यहाँ घटता जा रहा है। और भूमिगत जल स्रोत की हम बात करें तो भूमिगत जल स्रोत 500 फुट नीचे तक चला गया है, 500 फुट नीचे। और जो वन क्षेत्र है, वन क्षेत्र भी 14.8% ही रह गया है, जो कि चिंता का विषय है, चिंतनीय विषय है। हम सामान्य व्यवहार में हम प्राय ऐसा करते हैं, यदि हमें किसी ने कोई उपहार दिया है, कोई गिफ्ट दी है, या हमारा कोई उपकार किया है, तो हमारा ये प्रयास रहता है कि बदले में हम भी उसके लिए कुछ करें, या हम भी उसे कोई उपहार दें, यानी कि रिटर्न गिफ्ट दें। लेकिन प्रकृति के साथ व्यवहार करते समय हमारा व्यवहार इसके सर्वथा विपरीत होता है। प्रकृति से हम लेते तो रहते हैं निरंतर, लेकिन प्रकृति को देने का हम प्रयास नहीं करते। जबकि हम यदि प्रकृति से ले रहे हैं तो हमें प्रकृति को देना भी चाहिए। और जो प्राणवायु हमने देखा अभी पिछले दिनों, इस प्राणवायु का कितना संकट हुआ, ऑक्सीजन की किस तरह से कमी का सामना सभी ने किया, और उसके कारण अनेक प्रकार की असुविधाएं भी हुई, अनेक क्षतियां भी हुई उसके कारण। तो जो उस ऑक्सीजन, जो उस प्राणवायु के प्रदाता हैं, यानी कि ये वृक्ष, हम उन वृक्षों को ही लगाने का यदि संकल्प ले लें और प्रतिवर्ष हम इस तरह से पौधारोपण करें, तो निश्चित रूप से इस प्राणवायु का संकट कुछ सीमा तक कम हो सकता है। और जल का उपयोग भी हमें, क्योंकि हमारे जीवन के लिए, यूँ तो भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत हमको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, हमको जीवन का अधिकार दिया है। तो और जीवन के लिए जो 2 मूलभूत आवश्यक तत्व हैं, जल और वायु, तो उस जल और वायु के संरक्षण का ही हम यदि संकल्प ले लें कि हम अपने किसी कृत्य द्वारा ना तो वायु को प्रदूषित करेंगे, ना जल को प्रदूषित करेंगे, और यथासंभव जल और वायु के प्रदूषण को हम रोकने का प्रयास करें, और इसके लिए अन्य लोगों को भी हम सावधान करें, जागरूक करें, तो एक जनचेतना के कार्यक्रम के तहत हम इस तरह का कुछ कर सकते हैं जो हमारा एक तरह से प्रकृति को रिटर्न गिफ्ट होगा। हम वृक्ष लगाएं और जल और वायु, और जल का हम प्रयोग भी सीमित रूप में करें, सोच समझ के करें, सावधानी पूर्वक करें, अनावश्यक उसका अपव्यय नहीं करें। अब पिछले दिनों जो हमने देखा ये संकट महामारी का,
कहीं ना कहीं उसके पीछे हमारा पर्यावरण के प्रति उदासीन दृष्टिकोण भी दोषी रहा है, क्योंकि हम जब प्रकृति से अपने आप को बड़ा मान लें, क्योंकि वैसे तो हम सब प्रकृति के अधीन हैं, प्रकृति हमारे अधीन नहीं है। अब प्रकृति हमसे बड़ी है, हम प्रकृति से बड़े नहीं हैं। लेकिन मनुष्य जब अपने आप को प्रकृति से बड़ा मान ले और प्रकृति को ही नियंत्रण करने की कोशिश करे, उसको नियंत्रित करने की कोशिश करे, तो निश्चित रूप से प्रकृति भी अपना काम करेगी और वो भी इसका अपने तरीके से संतुलन बनाने का वो भी काम करेगी, प्रयास करेगी। और पशु पक्षी, जीव जंतु, वन जंगल, नदियाँ, पहाड़, ये सब पर्यावरण के अनिवार्य अंग हैं और इन सब का संतुलन रहेगा तभी पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा, तभी पर्यावरण भी सही रहेगा। हम देखते हैं भाई, वृक्ष हम सोचते तो हैं, कहते भी हैं कि पौधारोपण करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन हम कई बार चाहते हुए भी नहीं कर पाते, क्योंकि उदासीन हो जाते हैं उस विषय के प्रति, हम उपेक्षा का भाव धारण कर लेते हैं। तो इसके लिए एक सरल सा उपाय ये है कि हमारे वर्ष पर्यंत अनेक ऐसे अवसर आते हैं और हम यदि ये संकल्प कर लें कि उन सभी अवसरों पर हम पौधारोपण करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा ये प्रयास सफल हो सकता है। जैसे पूरे वर्ष में अनेक जयंतियाँ आती हैं, अनेक पुण्यतिथियाँ आती हैं, हमारे परिवार में भी जन्मदिवस आते हैं। तो ऐसे जन्मदिवसों पे, जयंतियों पे, पुण्यतिथियों पे यदि हम एक एक पौधा लगाएं तो वर्ष भर में हमारे द्वारा अनेक पौधे लगाए जा चुके होंगे और ऐसा सभी लोग करेंगे तो निश्चित रूप से कितनी बड़ी संख्या में पौधारोपण स्वतः हो जाएगा। इसके अतिरिक्त अनेक जगह हम देखते हैं आयोजन जो होते हैं, सार्वजनिक आयोजन, कई बार हम भी वहाँ अतिथि के रूप में जाते होंगे और कई बार हम आयोजन आयोजित करते हैं तो हम भी अतिथि के रूप में अन्य लोगों को बुलाते हैं। और प्रायः परंपरा है कार्यक्रम के समापन पर अतिथियों को स्मृति चिन्ह देने की, उनको मोमेंटो देते हैं, स्मृति चिन्ह देते हैं, प्रतीक चिन्ह देते हैं। तो प्रतीक चिन्ह और ऐसे मोमेंटोज देने के बजाय हम ये करें कि उन अतिथियों द्वारा कोई ना कोई पौधारोपण करवा दें। हमारे 3 या 4 अतिथि हैं तो हमारे उस कार्यक्रम के पश्चात 3 या 4 पौधे स्वतः ही लग जाएंगे उन अतिथियों के हाथों से। और इसके अतिरिक्त उनको हम प्रतीक चिन्ह के रूप में भी कोई ना कोई पौधा ही भेंट करें, तो वो भी निश्चित रूप से अपने अपने स्थानों पर उस पौधे को जाके लगाएंगे। तो इस तरह से वर्ष पर्यंत प्रत्येक व्यक्ति द्वारा ये कार्य किया जाएगा तो एक बहुत बड़ी विशाल संख्या में इस प्रकार से पौधारोपण हो जाएगा। और वो जब पौधे विकसित होंगे 3-4 साल 5 साल में तो वृक्ष का रूप धारण करेंगे, तो निश्चित रूप से एक कितना बड़ा हमारी तरफ से प्रकृति को रिटर्न गिफ्ट होगा कि हमने प्रकृति से जो लिया है उसके बदले में हम प्रकृति को रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं। और हमारा दायित्व बनता है प्रकृति के प्रति, क्योंकि प्रकृति से हम जब ले रहे हैं तो प्रकृति को कुछ देना भी हमारा दायित्व बनता है। अब एक जिज्ञासा और समस्या ये भी सामने हो सकती है उपस्थित कि हमारे पास स्थान नहीं, हम वृक्ष लगाएं कहाँ, हम पौधा लगाएं कहाँ। अनेक बार क्योंकि जो हमारा जो शहरीकरण हो रहा है दिनों दिन जिस तरह से, और उसमें हम सीमित स्थानों पर रह रहे हैं, तो वहाँ अनेक ऐसे भी समस्या हो सकती है किसी के सम्मुख कि उनके निवास स्थान पे ऐसा ही स्थान ना हो जहाँ पौधारोपण कर सकें। तो उसका उपाय ये है कि कहीं ना कहीं निश्चित रूप से सार्वजनिक पार्क तो होते ही हैं जगह जगह, उन सार्वजनिक पार्क में जाके हम पौधारोपण कर सकते हैं। मंदिर होते हैं, मंदिरों के परिसर में हम जाके पौधारोपण कर सकते हैं। तो पौधा तो जहाँ भी आप लगाएंगे वहाँ विकसित होगा, और विकसित होगा, वृक्ष का रूप धारण करेगा, तो अपने आप में प्रकृति का तो उपकार होगा ही, प्रकृति का तो उद्धार होगा ही। तो ये तो वृक्ष की और वायु की बात थी। अब थोड़ी सी चर्चा मैं यहाँ जल तत्व की भी करना चाहूँगा, क्योंकि जल भी एक आवश्यक तत्व है हमारे जीवन के लिए। जिस प्रकार से वायु है उसी प्रकार से जल भी एक आवश्यक तत्व है। तो तैत्तिरीयोपनिषद में एक मंत्र में मनुष्य की उत्पत्ति के संदर्भ में पंचभूतों की कल्पना की गई है, और अंतर्यामी परमात्मा से पहले आकाश तत्व उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल,
और जल से पृथ्वी तत्व उत्पन्न हुआ। पृथ्वी से नाना प्रकार की औषधियां, अनाज आदि उत्पन्न हुए। छांदोग्य और बृहदारण्य उपनिषदों में जल से जीवन के प्रादुर्भाव को एक यज्ञ की संज्ञा देते हुए इसे अग्नि विज्ञान का नाम दिया गया है और इसे पंचाग्नि विद्या का नाम दिया गया है। पदार्थ होने के नाते जल की 3 अवस्थाएं होती हैं, सघन, तरल और गैसीय, या वाष्पीय कह लें उसे हम। हिम के रूप में जल सघन अवस्था है, तरल रूप में यह पेय होता है। मनुष्य और पृथ्वी दोनों की तृष्णा शांत करने में जल की इसी अवस्था का प्रयोग होता है। इसकी तीसरी अवस्था गैसी है, जिसकी विभिन्न श्रेणियां और स्तर हैं। जल अपने तरल रूप में अग्नि का उत्पाद है, जबकि गैसी रूप में अग्नि का जनक। अग्नि का जन्म वायु से होता है और रासायनिक दृष्टि से वायु जल की ही एक गैसीय वाष्पीय स्थिति है। वाष्पीय अवस्था में ब्रह्मांड सर्वत्र जल से ही संपूरित है। अपनी सघन अवस्था में हिम रूप में जल इतना समर्थ होता है कि इसमें रखी वस्तु सुरक्षित रहती है। गैसीय अवस्था में भी यह शक्तिशाली होता है। वाष्प से अनेक प्रकार के इंजन और अनेक प्रकार की मशीनरीज यानी कि यंत्र, उनका संचालन होता है, हो सकता है। और तरल रूप में ये जीवनदायी है और ऊर्जा का भी स्रोत है, क्योंकि इससे बिजली का भी उत्पादन होता है। और बिजली, ऊर्जा, वो भी अपने आप में अग्नि का ही एक रूप है। और जल जीवनदायी होने के साथ साथ इतना शक्तिशाली भी है कि कभी कभी ये विनाशकारी भी हो सकता है। हम देखते हैं जल प्लावन होता है, बाढ़ आती है, सैलाब आता है। तो ये अनेक त्रासदियां ऐसी हुई हैं हमारे सामने। उत्तराखंड का उदाहरण भी हमारे सामने है ही। तो इस तरह से जल और वायु ये दोनों ही जहाँ जीवनदायी हैं, वहीं जीवन का हरण करने वाले भी हो सकते हैं यदि अपने विकराल रूप में आ जाएं तो। क्योंकि वायु के कारण भी कई बार अनेक प्रकार के बवंडर और तूफान आते हैं। अभी निकट भूत में भी हमने अनेक इस प्रकार के तूफान देखे हैं। अब मैं चर्चा करूंगा विधियों की, क्योंकि पर्यावरण के संबंध में अनेक विधियां भी बनाई गई हैं, लेकिन विधियों के निर्मित करने मात्र से ही कुछ नहीं होता। हमें उनके प्रति सचेत भी रहना होगा, क्योंकि विधि ऊपर से आरोपित की जाती है और ऊपर से आरोपित किया हुआ अनुशासन कभी भी स्थायी नहीं होता। तो आत्म अनुशासन ही श्रेष्ठ अनुशासन है। पर्यावरण के संदर्भ में भी हमारे कर्तव्यों का उसी रूप में निर्वहन करें, आत्म अनुशासित होते हुए, तभी हम पर्यावरण के प्रति अपना कुछ योगदान दे पाएंगे। क्योंकि विधि का पालन व्यक्ति तभी तक करता है जब तक कि विधि के दंड का उसको भय रहता है। लेकिन हम यदि आत्म अनुशासित होकर किसी कार्य करते हैं तो उसको हम स्वेच्छा से करते रहेंगे, बिना किसी भय और दबाव के करते रहेंगे। क्योंकि भय और दबाव से किया गया कार्य स्थायी नहीं होता। जब हम भय और दबाव से अपने आप को मुक्त अनुभव करते हैं तब हम उस कार्य से विमुख हो जाते हैं, हम उस कार्य को नहीं करते। तो मैं बात कर रहा था विधियों की, मैं विधियों की भी चर्चा करूंगा। अनेक विधियां पर्यावरण के संबंध में पारित की गई, जिसमें द रिवर बोर्ड एक्ट 1956 में लाया गया, द मर्चेंट शिपिंग अमेंडमेंट एक्ट 1970 में लाया गया, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 में लाया गया, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट ये 1977 में लाया गया। इसके अलावा वायु से संबंधित जो विधियां, द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 में लाया गया, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 में लाया गया। महामारी के संदर्भ में भी द इंसेक्टिसाइड्स एक्ट 1968 में लाया गया। विकिरण के संबंध में भी द एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 में लाया गया। भोज्य पदार्थों के संदर्भ में द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 में लाया गया। और पर्यावरण के संबंध में अन्य जो विधियां दी, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में लाया गया, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में लाया गया, द अर्बन लैंड सीलिंग एंड रेगुलेशन एक्ट 1976 में लाया गया, द एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 में लाया गया, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में लाया गया। इतनी विधियां हैं पर्यावरण के संबंध में, इतनी विधियां हैं। और 47 वर्षों से हम विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाते आ रहे हैं, लेकिन
फिर भी पर्यावरण का ह्रास हो रहा है, नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं, भूमि जल का स्तर दिनों दिन नीचे गिरता जा रहा है, पर्यावरण में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो रही है, उसके कारण अनेक त्रासदियाँ हो रही हैं। तो इन सब के प्रति हमें गंभीरता से चिंतन करना है। और क्योंकि इस वर्ष की पर्यावरण दिवस की जो थीम थी वो थीम यही थी, रेस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम, तो हम इस इकोसिस्टम की बहाली के लिए प्रयासरत रहें और हम पर्यावरण के प्रति, प्रकृति के प्रति अपना कुछ योगदान दें। प्रकृति से हम सदैव लेते ही रहते हैं, लेकिन प्रकृति को हम कुछ देने का भी प्रयास करें। इसी निवेदन के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। नमस्कार। वंदे मातरम।